हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गौतम कोचिंग क्लासेस। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, हमने क्लास 10th के एनसीईआरटी पॉलिटी का चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया था जिसका नाम था फेडरलिज्म। ओके, तो फेडरलिज्म हमने स्टार्ट कर दिया था और दोस्तों ऑलरेडी हमने इसके 3 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं। ओके, तो अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो कृपया वो पार्ट्स आप जाके देख लें, है ना, ताकि आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी उससे समझने में। ठीक है, तो 3 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं जिसमें मैंने पूरा फेडरलिज्म पूरा बेसिक से डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों वो पढ़ने वाले हैं लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो लैंग्वेज बेसिस पे जो डाइवर्सिटी इंडिया के अंदर पाई जाती है उसके बारे में हम यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं हम। हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू वी हैव इन इंडिया? द आंसर डिपेंड ऑन हाउ वन काउंट्स इट। सीधी सी बात है ना। अगर हम बात करते हैं कि इंडिया में कितनी लैंग्वेज बोली जाती है तो उसके लिए गिनना ज़रूरी है ना। And the latest information that we have is from the census of India held in 2011. The census recorded more than 1300 distinct languages which people mentioned as their mother tongue। तो अगर हम सेंसस की बात करें दोस्तों, जो 2011 में हुआ था भारत के अंदर, तो उसमें 1300 अलग अलग लैंग्वेजेस जो है उसके बारे में डेटा हमको मिलता है। और दोस्तों ये मदर टंग के फॉर्म में मिलता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। वो अपनी मदर टंग जो है वो उसको मानते हैं। ठीक है, वैसे पूरे देश की मदर टंग जो है वो हिंदी है। एंड दीज लैंग्वेजेस वर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर सम मेजर लैंग्वेजेस। ओके, तो कुछ मेजर लैंग्वेजेस हैं उनके अंडर में ही क्या है दोस्तों, ये कुछ सब लैंग्वेजेस जो है वो बनी हुई है, यानी उनका मिक्सचर है एक तरीके से आप बोल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेजेस लाइक भोजपुरी, मगधी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी एंड मैनी अदर्स आर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर हिंदी। ओके, तो ये सब जो है टोटल ये हिंदी के अंदर आती है ना। जितनी भी है ये बुंदेलखंडी, मगधी, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, ये सब लगभग हिंदी के अंतर्गत आती है। तो ये हिंदी के ही जैसी है लगभग, देखें अगर अपन तो। ठीक है ना। और अगर अपन बात करते हैं, इवन आफ्टर दिस ग्रुपिंग द सेंसस फाउंड 121 मेजर लैंग्वेजेस। और ये सारे ग्रुपिंग्स वगैरह मिला के देख लें, ग्रुप बना के अगर अपन देख लें पूरा कि कौन सी किसके अंडर आ रही किसके अंदर, तब भी जो है वो दोस्तों 121 मेजर लैंग्वेजेस हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, and of these 22 languages are now included in 8th schedule of the Indian constitutions are therefore called the scheduled languages। तो इन्हीं में से इन 121 मेजर लैंग्वेजेस में से ही 22 लैंग्वेज जो है दोस्तों वो हमने क्या करी है अपने संविधान में डाली है, जिसको हम शेड्यूल लैंग्वेजेस के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। ठीक है, and other are non scheduled languages। in terms of language, India is perhaps the most diverse country in the world। तो अगर हम लैंग्वेज के बेसिस पे देखें तो जो इंडिया है सबसे ज़्यादा डाइवर्स कंट्री यहाँ पे देखने को मिलता है अगर हम लैंग्वेज बेसिस पे बात करते हैं तो। और जो लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है उसको हम बोलते हैं नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। ठीक है, वो क्या होती है, नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बोलते हैं। और जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस 22 जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशनड है उसको हम शेड्यूल्ड लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं तो क्या बोल रहा है। A look at the enclosed table makes it clear that no one language is the mother tongue of the majority of the population. The largest language, Hindi, is the mother tongue of only about 44% Indians। तो अगर हम मेजर पार्ट्स देखें दोस्तों, तो मेजर पार्ट्स जो अपन पॉपुलेशन का देखते हैं तो उनकी कोई भी सेम मदर टंग नहीं होगी, है ना। अबाउट 44% लोग जो हैं उनकी ही केवल मदर टंग जो है वो हिंदी है। ओके, and if we add to that all those who knew Hindi and their second or third language, the total number was still less than 50% in 2011। अगर हम क्या करते हैं दोस्तों 2011 के हिसाब से देखें तो मान लेते हैं कि कोई बंदा है, मान लेते हैं कोई कम्युनिटी है। अब वो कम्युनिटीज भी अगर मान लेते हैं कि पहली लैंग्वेज उनकी कुछ और है लेकिन दूसरी भी हिंदी है, या वो हिंदी जानते हैं, समझते हैं या बोल भी लेते हैं, तब भी अगर हम उन लोगों को मिला लें दोस्तों तो वो 50% ही पहुंच पाते हैं। ठीक है, ओके। तो
एज फॉर इंग्लिश ओनली 0.02% इंडियंस रिकॉर्डेड इट। अगर इंग्लिश की बात करें तो वो तो 0.02% इंडियंस ये बोलते हैं, ठीक है। एंड एज देयर मदर टंग, ओके, तो इंग्लिश को मदर टंग जो है वो 0.02% यहाँ पे लोग बोलते हैं इंडिया के अंदर, है ना, कि ये हमारी मदर टंग है। ऐसे तो बहुत बोली जाती है, ठीक है, बोलने के हिसाब से अगर देखें तो अनदर 11% न्यू इट एज अ सेकंड और थर्ड लैंग्वेज। और जो 11% लोग हैं वो ये मानते हैं कि इंग्लिश हमारी सेकंड या थर्ड लैंग्वेज है, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे दोस्तों टेबल दिया हुआ है एक हमको, है ना, वो टेबल हमको बहुत थोड़ा अच्छे से देखना है। तो यहाँ पे लैंग्वेजेस दोस्तों यहाँ बताई हुई है, देखिए ये शेड्यूल्ड लैंग्वेज हमको बताई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखिए असामीज, है ना, पहली क्या है, असामीज है, जो असम में बोली जाती है। और इसके जो स्पीकर्स हैं यानी जो लोग इसको बोलते हैं पॉपुलेशन के अंदर, वो कितने हैं, 1.26। बंगाली है 8.03, बोडो बोलते हैं 0.12, डोगरी बोलते हैं 0.21, गुजराती बोलते हैं 4.58, है ना, हिंदी को 43.63, मतलब अबाउट 44% लगभग हो गया ये, है ना। और कन्नड़ की अगर अपन बात करते हैं तो कन्नड़ बोलते हैं 3.61, कश्मीरी बोलते हैं 0.56, कोंकणी बोलते हैं 0.19, फिर मैथिली, मैथिली जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं 1.12, है ना। और मलयालम जो केरला में बोली जाती है ना, 2.88, मणिपुरी, मणिपुर में 0.15%, मराठी 6.88%, नेपाली भी बोली जाती है, नेपाली भी हमारे शेड्यूल्ड लैंग्वेज में जो है मेंशन्ड है, ठीक है, 0.24, ओडिया उड़ीसा के अंदर 3.10, है ना, फिर 2.74, पंजाबी बोली जाती है, संस्कृत, है ना। तो संस्कृत यहाँ पे दोस्तों नहीं बोली जाती, ठीक है, संस्कृत बिल्कुल क्या बोल सकते हैं अपन की नहीं बोली जाती, क्योंकि कोई भी संस्कृत जो है वो नहीं बोलता है ना, क्योंकि वो बहुत कठिन लैंग्वेज होती है। और क्या है कि पहले से सभी लोगों क्या है कि मान लीजिए संस्कृत आज के ज़माने में अगर मान लीजिए वो लोग बोलते जो पहले हिंदी बोलते थे, बट वो हिंदी के कारण जो है वो संस्कृत नहीं बोल पाए, क्योंकि संस्कृत से ही क्या हुआ, हिंदी का जन्म हुआ है, ठीक है। और बाकी बहुत सारी भाषाएं ऐसी हैं जिनका जो जन्म है वो संस्कृत से ही हुआ है, ठीक है। फिर ये संथाली आ गया छत्तीसगढ़ वाली 0.61 बोला जाता है, ठीक है, सिंधी, है ना, 0.23, तमिल बोली जाती है 5.70, तेलुगु 6.70, उर्दू भी बोली जाती है यहाँ पे, है ना, क्योंकि आपको पता है कि उर्दू तो थोड़ी बहुत बोली ही जाएगी, है ना। तो इस तरीके से, ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस दिए हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये टेबल में आपको ध्यान रखना है कि कौन से किस प्रपोर्शन में है, ठीक है। फिर यहाँ पे दोस्तों एक रिपोर्ट दी हुई है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना था, है ना, जिसके तहत पूरे राज्य जो है वो बने थे, 1956 में आया था ये, उसके वे एक रिपोर्ट है वो देखते हैं अपन, ठीक है। तो चलिए, तो क्या बोल रहा है, द रिपोर्ट ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन SRC वॉज इम्प्लीमेंटेड एग्जैक्टली 50 years ago on November 1st 1956. This in own time and own way has also transformed the political and institutional life of the nation. Gandhi and other leaders promised their followers that when freedom came, the new nation would be based on a new set of provinces. These based on principle of languages. However, when India was finally freed 1947, it was also divided. दोस्तों स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो होता है ये 50 साल पहले इम्प्लीमेंट होता है 1 नवंबर 1956 के अंदर, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और अपने खुद के टाइम में और अपने खुद के वे में, ठीक है, ये क्या करता है, ये पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल लाइफ जो है नेशन की वो एक तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देता है। क्यों, क्योंकि जो गांधी जी थे और उनके जो फॉलोअर्स थे, है ना, और बाकी जो अपने लीडर्स थे, है ना, उन्होंने गांधी जी से वादा किया था, क्या वादा किया था दोस्तों, कि भाई ये जो है ना, क्या वादा किया था एक दूसरे से, उन्होंने ये बोला था कि अगर मान लीजिए कि स्टेट जो है स्टेट्स बनते हैं, जो प्रोविंसेस हैं वो बनते हैं, प्रोविंसेस को बाद में स्टेट्स का दर्जा दिया गया, है ना, तो अगर
फ्रीडम आने के बाद, स्वतंत्रता मिलने के बाद अगर राज्यों का पुनर्गठन होता है तो राज्यों का पुनर्गठन जो होगा दोस्तों वो लैंग्वेज के प्रिंसिपल पे होना चाहिए। ठीक है, और फाइनली यहाँ क्या हो गया, 1947 में जो हमारा देश है वो आज़ाद हो गया और ऑल्सो डिवाइडेड, यानी कि पाकिस्तान के रूप में यहाँ पे डिवाइड भी हो गया। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। पार्टीशन वॉज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रीमोरिडियल अटैचमेंट ऑफ वंस फेथ। हाउ मैनी मोर पार्टीशंस वुड दैट अदर primordial loyalty language lead to? So ran the thinking of नेहरू, पटेल जी एंड राजा जी। ठीक है, तो क्या था दोस्तों, ये बोल रहे हैं कि जैसे पार्टीशन हुआ हमारा, क्योंकि वो भी क्या था दोस्तों, वो भी एक आदमी के विश्वास के आधार पे हुआ था, है ना। एक विश्वास के आधार पे हुआ था। क्या विश्वास के आधार पे, कि यहाँ पे जो है हिंदुस्तान में हमको सुरक्षित नहीं रखा जाएगा, हिंदुस्तान में हमको जो है वो पूरा प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो देश है हमारा, हमारा देश क्या हो गया, धर्म के आधार पर और लैंग्वेज के आधार पर, यहाँ पे क्या हो गया, लैंग्वेज तो खैर वो भी हिंदी ही बोलते थे, बट जो लैंग्वेज होती है उनकी वो मेन उर्दू होती है पाकिस्तान वालों की, आपने देखा होगा। ठीक है ना, तो उस बेसिस पे वो क्या हो गया, डिवाइड हो गया। और आप सोचिए कि अदर जो इतने सारे हैं जो अपने यहाँ अभी स्टेट्स बने हुए हैं, अगर वो अलग अलग देश बन जाते तो क्या होता। तो उस समय थिंकिंग क्या रही होगी पटेल और राजा जी की, जो जवाहरलाल नेहरू जी थे और सरदार पटेल जी थे, है ना। सरदार पटेल जी वो हैं जिन्होंने सारी जो रियासतें हैं उस समय की, 562 रियासतें थी कम से कम, तो उनको क्या किया था, उनको भारत में मर्ज कराया था, तब जाके आज का जो भारत है हमारा वो हमको दिखता है। ठीक है, फार फ्रॉम अंडरमाइनिंग इंडियन यूनिटी, लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैव हेल्प्ड स्ट्रेंथन इट। ओके, तो अगर अपन देखें कि जो अपने लिंग्विस्टिक बेस वाले राज्य थे उन्होंने अलग ना होकर बल्कि और इंडियन यूनिटी को क्या किया दोस्तों, मजबूत किया। एंड इट हैज प्रूव टू बी परफेक्टली कंसिस्टेंट टू बी कन्नडिगा एंड इंडियन बंगालीज एंड इंडियन तमिल एंड इंडियन गुजराती एंड इंडियन, ओके, टू बी श्योर these states based on languages sometimes quarrel with one another। तो ये सब भी क्या हो सकते थे दोस्तों, ये सब भी एक टाइम पे अब एक दूसरे से अलग हो सकते थे, बट ये हुए नहीं। ठीक है, एंड when these disputes are not pretty, they could in fact have फार वर्स। तो ये बहुत ज़्यादा गलत भी हो सकता था अगर ये डिस्प्यूट्स जो हैं दोस्तों उनको सुलझाया नहीं जाता तो। ठीक है, एंड इफ it is a formation of linguistic states that has allowed India to escape when might have been a worse fate still. If the sometimes of the native speakers of Telugu Marathi had been disregarded, what we might hear was one language 14 or 15 nations। ओके, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, तो क्या होता अगर मान लेते हैं कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स अगर आपस में देश बन जाते तो बहुत बुरा होता। ठीक है, बहुत बुरी स्थिति पैदा हो जाती। लेकिन यहाँ पे अगर हम क्या नहीं करते दोस्तों, नेटिव स्पीकर्स ऑफ तेलुगु मराठी बंगाली ये सब जो हैं, अगर इनकी बात हम नहीं मानते और इनको डिसरिगार्ड, है ना, मतलब इनको हम क्या कर देते, बिल्कुल अगर हमको नज़रअंदाज कर देते, अगर हम उनको डिसरिगार्ड कर देते, उपेक्षा कर देते उनकी, तो क्या स्थिति होती ये हम देख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं दोस्तों हम क्या बढ़िया से अगला जो हमारा टॉपिक आ रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। अब ये डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है दोस्तों, है ना। सबसे पहले तो इसका मतलब समझना जरूरी है। तो दोस्तों डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर का डिवीजन करना। यानी कि मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मान लीजिए पूरे देश की पावर है और यहाँ कोई स्टेट्स नहीं है, मान लीजिए स्टेट्स भी हैं तो वहाँ पे उनके पास बिल्कुल पावर नहीं है और टोटल पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है।
ठीक है। अब जब टोटल पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है तो इसका मतलब होता है कि पावर सेंट्रलाइज्ड है ना। पावर सेंट्रलाइज्ड है का मतलब पावर एक ही सेंटर में है। क्या बोल रहा हूं मैं, पावर एक ही सेंटर में है, पावर बटी हुई नहीं है। लेकिन वहीं अगर क्या करते सेंट्रल गवर्नमेंट बोले कि भाई हम क्या करते हैं, स्टेट्स को भी अपनी पावर जो है वो प्रदान करते हैं कि वो अपना राज्य में काफ़ी जो मुद्दे हैं, जैसे कि मैंने आपको सब्जेक्ट्स बताया है, उन सब्जेक्ट्स पे वो अपना काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये क्या हो गया, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। ठीक है, यानी कि पावर क्या हो गई, सेंटर था जो था, सेंट्रलाइज जो पावर थी वहां से सेंटर पावर उठी और पावर क्या हो गया, दूसरे के पास चली गई। समझ में आया आपको कि भाई पावर जो है वो बट गई, इसका मतलब डिसेंट्रलाइजेशन हो गया पावर का। ठीक है, चलिए अभी आगे पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। We noted above that federal government have two or more tiers of the government, ये तो जानते हैं हम। We have so far discussed the two tier government in our country, but the vast country like India cannot be run only through these two tiers. States in India are as large independent countries of Europe. Okay, तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि जो इंडिया जैसी कंट्री में टू टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट से काम नहीं चलने वाला, और जो हमारी कंट्री है वो इतनी बड़ी है कि यूरोप के जो अलग अलग कंट्रीज बने हुए हैं उतने तो हमारे स्टेट्स ही हैं, उतने उतने तो। ठीक है, तो यही वो बोल रहा है कि स्टेट्स इन इंडिया एज अ लार्ज एज द इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ द यूरोप। ओके, एंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश इज बिगर देन रशिया। ओके, तो अगर हम रशिया की बात करें पॉपुलेशन में, तो रशिया उत्तर प्रदेश से भी नीचे है। महाराष्ट्र जो है वो जर्मनी के जितना बड़ा है। ठीक है, अगर पॉपुलेशन के टर्म्स में देखें, और मैनी ऑफ दीज स्टेट्स आर इंटरनली वेरी डाइवर्स। ओके, और ये जो स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स, ये भी अपने आप में बहुत डाइवर्स हैं अंदर ही अंदर। ठीक है, कोई भी एक एथनिक के लोग नहीं मिलेंगे आपको यहाँ पर। एंड देयर इज दस नीड फॉर पावर शेयरिंग विद इन दीज स्टेट्स, तो पावर यहाँ पे स्टेट्स के पास होना बहुत ज़रूरी है। एंड फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टीयर ऑफ गवर्नमेंट बिलो दैट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट के नीचे भी तो पावर का सेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे अपन देखते हैं कि हमारा स्टेट से ही बहुत ज़्यादा बड़े हैं, है ना। तो इसके लिए हमको और डिसेंट्रलाइजेशन और छोटी जो सरकारें रहेगी उनको भी पावर देना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट से नीचे भी। ठीक है, एंड दिस इज द रैशनल फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ठीक है, तो ये इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी है। एंड दस द थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट दैट इज कॉल्ड द लोकल गवर्नमेंट, तो तीसरा स्तर जो है गवर्नमेंट का उसको बोला गया कि ये लोकल गवर्नमेंट होगी। ठीक है, क्या होगी, लोकल गवर्नमेंट होगी। And when power is taken away from central and state governments and given to local government, इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, यही बात किया गया है। जब पावर हम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट से लेते हैं और उसको क्या कर देते हैं, लोकल गवर्नमेंट को प्रदान करते हैं, तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज विच आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल। ओके, तो कुछ इश्यूज होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है दोस्तों जो केवल स्टेट्स के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हल नहीं की जा सकती, वहाँ के वो लोकल मुद्दे होते हैं, और वो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट बहुत अच्छे से क्या कर सकती है, लोकल गवर्नमेंट जो है बहुत अच्छे से उसको हैंडल कर सकती है ना। तो उसके लिए, एंड पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटीज। अब मान लीजिए कोई लोकल आदमी है ना, किसी क्षेत्र का पर्टिकुलर आदमी है। अब किसी क्षेत्र का पर्टिकुलर आदमी ही वहाँ की जो प्रॉब्लम्स है उनको बहुत अच्छी तरीके से बता सकता है किसी को भी, है ना। वहाँ की जो प्रॉब्लम्स है उनको पहचान सकता है, बिकॉज वो वहाँ रहता है, वहाँ का वो लोकल आदमी है। अब बाहर से आए आदमी को वहाँ क्या पता चलेगा कि वहाँ क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है और क्या नहीं हो सकती। तो ये बहुत थोड़ा सोचने वाला विषय हो जाता है, इसीलिए लोकल गवर्नमेंट बहुत ज़रूरी होती है। एंड these also have better ideas on
वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स मोर एफिशिएंटली। और ये मदद भी करती है कि कहाँ हमको ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए, कहाँ हमको एफिशिएंसी के साथ काम करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए। एंड बिसाइड एट द लोकल लेवल इट इज़ पॉसिबल फॉर द पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। अगर हम साथ साथ देखें इन सब चीज़ों के लोकल लेवल गवर्नमेंट के, ठीक है, तो जो लोग हैं उनको भी डायरेक्ट पार्टिसिपेट करना चाहिए डिसीजन मेकिंग में, है ना। तो लोग भी इसमें शामिल होते हैं एक तरीके से अगर अपन बात करें तो, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट जो वो लोगों के द्वारा ही तो चुनी जाएगी, ठीक है। And this helps to inculcate a habit of democratic participation, and local governments is the best way to realize one important principle of democracy, namely local self government। ओके, तो लोकल गवर्नमेंट एक बेस्ट वे है क्या रियलाइज करने का दोस्तों, एक डेमोक्रेसी का इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जिसको अपन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब ये है कि आम आदमी भी उठ के लोकल गवर्नमेंट में जो है वो अपना क्या कर सकता है, खड़े हो सकता है, अपने दावेदारी कर सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट के बारे में। ओके, चलिए फिर क्या बोल रहा है, द नीड फॉर decentralization was recognized in our constitution. Since then, there have been several attempts to decentralize power to a level of villages and towns। ठीक है, तो ये villages और जो towns थे, शहर थे, उनमें क्या किया गया दोस्तों, उनमें ये ज़रूरत महसूस की गई कि भाई यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, यहाँ पे भी पावर अलग से होनी चाहिए, ठीक है। एंड पंचायत, है ना, जो पंचायत होती है दोस्तों गांव के अंदर, पंचायत इन विलेजेस एंड म्यूनसिपैलिटीज इन अर्बन एरियाज, तो आपको मालूम है कि गांवों के अंदर ग्राम पंचायत होती है और नगर पालिका या नगर निगम अर्बन एरियाज के अंदर होते हैं, शहरों के अंदर होते हैं, है ना। ये सेटअप किए गए हर स्टेट के अंदर, बट दीज वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ये जो होते हैं ये स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, एंड इलेक्शन टू दीज लोकल गवर्नमेंट वर नॉट हेड रेगुलरली। और ये जो रेगुलर लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शन है वो भी रेगुलर नहीं किए जा रहे थे। एंड लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर और रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन, उनकी खुद की कुछ पावर ही नहीं थी, क्योंकि सेल्फ लोग, भाई सीधी सी बात है, स्टेट गवर्नमेंट उनको क्या कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट उनको जब चला रही है तो उनका खुद की तो पावर फिर तो चली गई, है ना, और उनके पास ना की पावर है ना ही रिसोर्सेस हुआ करते थे। दस देयर वॉज वेरी लिटिल डिसेंट्रलाइजेशन इन इफेक्टिव टर्म। तो इस तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन तो देखने को मिला, लेकिन बहुत ही क्या बोल सकते हैं अपन उसको, कम प्रभाव में मिला, है ना, बहुत ही कम उसका प्रभाव रहा। अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टियर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। तो 1992 में दोस्तों एक क्या आता है कि अपना जो है एक्ट आता है जिसमें पंचायती राज व्यवस्थाएं और नगर निगम म्यूनसिपैलिटीज वगैरह जो रहती हैं इनको ज़्यादा पावर प्रदान की जाती है ना, और उनको ज़्यादा पावरफुल और इफेक्टिव तरीके से काम करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो किस तरीके से होता है उसमें देखते हैं अपन। नाउ इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। तो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के भी रेगुलर इलेक्शन होंगे, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एंड seats are reserved in elected bodies, and the executive heads of these institutions for the scheduled कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो एस सी एस टी और ओबीसी के लिए क्या होगा दोस्तों, सीट्स जो है वो रिजर्व रहेगी, ठीक है। एटलीस्ट वन थर्ड ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वुमेन। तो एक तिहाई जो वहाँ पे सीटें हैं वो किसके लिए रहेगी, वुमेन्स के लिए रहेगी, ठीक है। An independent institution called the State Election Commission has been created in each state to conduct पंचायत एंड म्यूनसिपल इलेक्शन। तो क्या होता है यहाँ पे, स्टेट इलेक्शन कमीशन वो बनाया गया। स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, स्टेट के अंदर जो भी चुनाव होंगे वो करवाएगा। तो स्टेट के अंदर जो पंचायती राज के होते हैं, पंचायत के होते हैं, और म्यूनसिपल जो इलेक्शंस होते हैं वो इलेक्शन कमीशन कराने लगा। ये थे इसके कुछ सुधार। आगे
स्कॉलर है। द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विथ लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। तो कुछ पावर और रेवेन्यू भी शेयर करना पड़ेगा सेंट्रल वो स्टेट गवर्नमेंट को, है ना, किसके साथ, लोकल गवर्नमेंट के साथ। एंड द नेचर ऑफ शेयरिंग वेराइज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। अब शेयरिंग जो है पावर कितनी शेयर हो रही है ये तो स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकती है, ठीक है, इसमें कोई अपन कंफर्म नहीं बता सकते कि कितनी कितनी पावर दी जाएगी। एंड रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन बाय द नेम पंचायती राज, है ना। अब दोस्तों जो गांवों में ये राज चलता है, गांवों में लोकल गवर्नमेंट बॉडीज जो चलती है दोस्तों, इनको हम पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। ईच विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट्स हैज़ अ ग्राम पंचायत। तो कोई विलेज होता है या ग्रुप ऑफ विलेज है, मान लीजिए दो तीन ग्रुप, दो तीन विलेज मिलके हैं, वहाँ पे दोस्तों ग्राम पंचायत बनती है, ठीक है। समझ में आई आपको बात, तो ग्राम पंचायत होती है वहाँ पे। And this is a council consisting of several ward members often called पंच। ओके, तो कुछ वार्ड मेंबर्स रहते हैं, वार्डों में बांट दिया जाता है, वार्ड मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, पंच। एंड द प्रेसिडेंट जो होता है, उनका हेड जो रहता है वो सरपंच होता है, ठीक है। एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि पंच जो होते हैं वो मंत्री होते हैं और प्रेसिडेंट जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। ऐसे तरीके से आप लोकल गवर्नमेंट के टर्म्स में इसको समझ सकते हैं। एंड दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल अडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन द वार्ड। तो ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं दोस्तों वहाँ की पॉपुलेशन के थ्रू, ओके।